बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। अलविदा काजी, अलविदा काजी, ये अल्फाज जिन्हें सुनने के लिए पूरी कौम के कान तरस गए थे, बिल आखिर ये अदा कर दिए गए कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब रिटायर होने जा रहे हैं। बिल आखिर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट रेफरेंस का नोटिस जारी कर दिया और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के रिटायरमेंट के सिलसिले में 25 अक्टूबर सुबह 10:30 बजे फुल कोर्ट रेफरेंस होगा। इसलिए अब किसी हद तक यकीन से कहा जा सकता है कि काजी साहब ने अपनी रिटायरमेंट का कड़वा घूंट पीने का फ़ैसला कर लिया। लेकिन अभी भी अगर मगर की तकरार ख़त्म नहीं हुई। इसकी दो वजूहात हैं। एक तो हुकूमत आइनी तरमीम से पीछे नहीं हट रही और दूसरा काजी साहब के अलविदाई रेफरेंस का नोटिस जारी होने के बावजूद जस्टिस मंसूर अली शाह का बतौर चीफ़ जस्टिस नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। और जो पहली बात कही जा रही है, जो यकीन के साथ कहा जा रहा है कि काजी साहब की रुखसती अब ठहर चुकी, उन्होंने जाना ही जाना है। उस ज़मन में मेरा ख़्याल है कि एक बड़ी दलील ये दी जा सकती है कि पिछले 3-4 दिनों में काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का जो लबो लहजा वकला के बारे में है, वो हर गुज़रते दिन के साथ सख्त से सख्तर होता चला जा रहा है। अगर उनको अपने रहने की कोई उम्मीद होती, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या अल्टीमेटली आइनी अदालत हो, तो मेरा ख़्याल है कि वो वकला के बारे में इस कदर सख्त रिमार्क्स ना देते, उनको इस तरह से तनकीद का निशाना ना बनाते। हर दूसरे तीसरे जुमले में आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ़ जस्टिस साहब जो है वो वकला के लत्ते ले रहे थे और इसमें किसी छोटे बड़े का लिहाज भी नहीं कर रहे थे। अच्छा, तहरीक इंसाफ से बल्ला छीनने के नज़रसानी केस की समाअत के दौरान आज काजी साहब की वैसे भी जो रौनक थी वो देखने वाली थी। उनके लहजे और रिमार्क से बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो कहीं जा रहे हैं। इस केस की समाअत के दौरान आज पीटीआई का कोई वकील अदालत में पेश नहीं हुआ और उनकी तरफ से इल्तवा की दरख्वास्त की गई थी और चीफ़ जस्टिस ने इल्तवा की दरख्वास्त है वो मुस्तरद कर दी। उनका कहना यह था कि इंट्रा पार्टी केस को निशान छीनने का केस बना दिया गया है। यानी काजी साहब अब ये चाहते हैं कि जो मुकदमे का उन्वान है, टाइटल है, वो भी अब वो जो देंगे वो वही होना चाहिए। इसके अलावा मुकदमे का नाम भी जो है वो और कोई ना सजेस्ट करें। अच्छा, काजी साहब ने रिमार्क्स दिए हैं कि जी पीटीआई ने इस केस की नज़रसानी ताख़ीर से क्यों दायर की है, यानी निशान छीनने का मामला भी काजी साहब ने पीटीआई पर डाल दिया। अच्छा, बहरहाल इस मामले की काजी अपनी जो है मेरा ख्याल बाकी रहती उम्र तक वजाहत करते ही रहेंगे, लेकिन वजाहत होने नहीं पाएगी। इसके बाद काजी फ़ाइज़ ने केस की समाअत जो है वो 21 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया। अच्छा, दूसरी तरफ हुकूमत ने आइनी तरमीम का मुसवदा पीटीआई को दे दिया और तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर डोगर ने इसकी तस्दीक भी कर दी है। लेकिन बैरिस्टर गौहर का कहना है कि उन्हें जो कुछ मिला है वो मुसवदा नहीं है बल्कि चंद आइनी तजावीज़ हैं। अब एक तरफ SCO कॉन्फ्रेंस की तैयारियाँ हतमी मराइल में दाखिल हो गई हैं और दूसरी तरफ बाज़ ज़राए जो हैं वो इसरार के साथ कह रहे हैं कि हुकूमत आइनी तरमीम कराने की कोशिशों में भी मसरूफ़ है, पीछे नहीं हट रही। बताया जा रहा है कि जैसे ही हुकूमत के नंबर पूरे हो गए तो चाहे SCO कॉन्फ्रेंस जारी क्यों ना हुई, हुकूमत इसके दौरान ही आइनी तरमीम का डोल डाल देगी। और वैसे मेरी ज़ाती जो राय है, ये बाखबर लोगों की इत्तला है, लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि ऐसा रिस्क जो है वो हुकूमत या ज़ोर आवर जो तबके हैं इस मुल्क के, वो कभी भी नहीं लेंगे। अच्छा, काजी ने कल 63A केस का तफसीली फ़ैसला भी जारी किया जिसमें बड़ी सराहत के साथ लोटा क्रेसी को फ़रोग़ देने की बात की गई, जिसके बाद हुकूमत ने अपना काम शुरू कर दिया, यानी जैसे वो इंतज़ार कर रहे थे। कहा जा रहा है कि घोड़ों की ख़रीदो फ़रोख्त शुरू हो चुकी है, जिसके लिए एक तरफ हुकूमत ने ख़जानों के मुँह खोल दिए और दूसरी तरफ बड़ी बड़ी कारोबारी शख्सियात को भी अरकान की ख़रीदो फ़रोख्त का टास्क दे दिया गया। ये वही मामला है नाज़रीन, जैसे जब किसी ज़िले में किसी वज़ीर आला या वज़ीर आज़म ने जाना होता है और अगर कुछ ख़र्च करना होता है तो वहाँ का जो डिप्टी कमिश्नर होता है वो वहाँ के चंद बिजनेसमैनों को कहता है
इसको कहते हैं फटीक डालना। वो फटीक डाल देता है कि तुमने 5 लाख देना, तुमने 20 लाख देना, तुमने 10 लाख देना। तो यही काम जो है इस दफ़ा वफाकी सतह पे भी माशाल्लाह हुकूमत कर रही है कि कारोबारी शख्सियात को कहा गया है कि आपने अरकान की ख़रीदो फ़रोख्त का जो ख़ूबसूरत ज़िम्मेदारी है वो निभानी है, उनको टास्क दिया गया है। और ज़रा ये कहते हैं कि जिन कारोबारी शख्सियात के अरबों रुपए के केसेस हुकूमत के सामने हैं, जिनमें मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स की फ़ाइलें हुकूमती इजाज़त की मुंतज़र हैं, जिन कारोबारी शख्सियात की, उन सरमायाकारों से कहा जा रहा है कि वो किसी MNA या सेनेटर को ख़रीद के लाएं और अपना काम करा लें। यानी एक वक्त होता था जब ताउन फैलता था तो कहा जाता था कि आप चूहे मारें और चूहों की दुमें काट के लाएं और सरकार से इतने पैसे वसूल कर लें ताकि चूहों का ख़ास किया जा सके। तो अब ये नई पेशकश की जा रही है बिजनेसमैन को कि जनाब अली आप कोई MNA या सेनेटर ख़रीद के लाएं और अपना काम करा लें, साढ़े को घुग्गी मरवा लो। इस्लामाबाद में बहुत ही ज़िम्मेदार ज़राए कहते हैं कि इस वक्त एक रुकन की बोली 80 से 100 करोड़ तक चली गई है और दूसरी तरफ अरकान असम्बली को डराने धमकाने का सिलसिला भी जारी है। वैसे धन हौसला है PTI के अरकान असम्बली का। यकीन करें कि जो लोग अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं वो मैं फिर एक दफ़ा ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा कि वो काबिल तारीफ़ ही नहीं काबिल परस्तिश है। परस्तिश का लफ्ज़ नाज़रीन पहले एतराज़ किया गया था। परस्तिश जो है वो बुतों की जाती है, परस्तिश अल्लाह की नहीं की जाती, खुदा की नहीं की जाती, खुदा की इबादत की जाती है। किसी ने पहले एतराज़ किया था तो बरसबील तज़किरा मैं बता दूँ कि काबिल परस्तिश है वो लोग, यानी इज़्ज़त और एहतराम की पीक है, उसको परस्तिश कहा जाता है। और मेरा ख़्याल है कि बहुत ज़्यादा काबिल तकरीम है वो लोग जो आज भी अपने मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं। तहरीक-ए-इंसाफ़ के जो कारकुन लालच और खौफ के बावजूद हुकूमती लाइन पर चलने के लिए तैयार नहीं हो रहे, जिनका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ कि वो काबिल तकरीम है, काबिल तहरीम है, काबिल तारीफ़ हैं, और उन अरकान को अपनी लाइन पे लाने के लिए इलेक्शन कमीशन के ज़रिए डी-सीट कराने की कोशिश शुरू कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने PTI के सिंध से सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो और खैबर पख्तूनख्वा से रुकन कौमी असम्बली सुहेल सुल्तान की नाअहली के रेफरेंस जो है 21 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए। फुर्तियाँ देखें आप, फुर्तियाँ चेक करो इलेक्शन कमीशन दिया यानी जो PTI की दरखास्तें हैं वो महीनों से ऊपर मनो टनों मिट्टी पड़ चुकी है, वो वहीं की वहीं पड़ी हुई है, छेड़ते ही नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब उन फाइलों की तरफ, उन केसेस की तरफ देखते ही नहीं है। लेकिन ये सुने ज़रा, इनकी डिटेल जो है सुनेंगे तो आप अश कर उठेंगे कि सैफुल्लाह अबड़ो के ख़िलाफ़ एक आम शहरी ने बिल्कुल एक माजे साजे ने, बिल्कुल आम शहरी ने चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी को शिकायत भेजी थी और उन्होंने भी फौरी तौर पे गिलानी साहब ने इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी। सुहेल सुल्तान के ख़िलाफ़ भी किसी आम शहरी ने स्पीकर अय्याज सादिक को शिकायत की थी और अय्याज सादिक साहब ने इसको अपना फ़र्ज़ अव्वलीन समझते हुए खाना बाद में खाया, पहले उस शिकायत को इलेक्शन कमीशन को भेज दिया कि वो इनकी नाअहली का फ़ैसला करे। अय्याज सादिक साहब को भी पता है और इलेक्शन कमिश्नर को भी पता है कि फ़ैसला क्या करना है। अब इससे अंदाज़ा लगा लें नाज़रीन की हुकूमत आईनी तरमीम के लिए किस तरह पागल हुई जा रही है, और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है हुकूमती पागलपन में इजाफा होता चला जा रहा है। मतलब हुकूमत का आलम यह है कि अगर PTI के किसी लीडर की तरफ से हल्की सी तनकीद भी सामने आती है इस हवाले से, तो जवाब में नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान जो हैं वो बाकायदा गालम गलोच का सिलसिला शुरू कर देते हैं और वो गालम गलोच फिर रुकने का नाम भी नहीं लेती। यानी इधर से अगर एक तनकीद हल्की सी भी, कोई एक लफ्ज़ भी बोला जाता है तो जवाब में फिर गालियों की बाकायदा बुछाड़ कर दी जाती है। वो मेरे जहन में आ जाता है, एक छोटा बच्चा जो है वो अपने अब्बू से होमवर्क मिलता है तो अब्बू को आकर कहता है कि अब्बू मुझे होमवर्क मिला है 20 जानवरों के नाम बता दे। तो अब्बू कहते हैं, थके रहते हैं, अब्बू कहते हैं बेटा पता नहीं, एक बिल्ली, कुत्ता, चूहा, तो बाकी पता नहीं बेटे। तो वो ज़िद करता है बच्चा के नहीं 20 जानवर लिखवाएं, मुझे 20 जानवर लिखवाएं। वो अब्बा कहता है अच्छा
अब्बा के ज़हन में एक तरकीब आती है, तो बच्चे की अम्मी जो है वो किचन में काम कर रही होती है, अब्बा कहता है तुम तेज़ी के साथ लिख सकते हो? कहता हाँ अबू मैं तेज़ी के साथ लिख लूँगा। तो वो ज़ोर से अपनी बीवी को आवाज़ देता है, अबू साहब जो है वो कहते हैं ओ बंदरिया चाय लेके आओ। बस इधर से वो सुनती है और अंदर से किचन में से आवाज़ आती है, ओए बंदर, रीछ, बैल, गेंडे, गधे, लूमड़, भेड़िए, गीदड़, चूहे, तड़ 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 तड़। तो फौरी तौर पे बच्चा आके अब्बू से कहता है अब्बू अम्मी को चुप कराए, 70 हो गए जानवर। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली इस वक्त गालम गलोच की जो सूरत हाल है, या जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान असेंबली जो टीवी पे आके जिनसे ये तवक्को की जानी चाहिए कि वो दलील की रोशनी में बात करेंगे, वो गालियों की टॉर्च जला लेते हैं और फिर शुरू हो जाते हैं। आप उनके अंदाज़े तखातुब देखें, उनके अल्फाज देखें जो वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं इमरान खान के बारे में। इमरान खान के कैद में बंद जो है, कैदो बंद की जो सोबतें बर्दाश्त करते हुए अहले खाना है, उनके बारे में उनके कभी अल्फाज का चुनाव देखा करें तो शर्म आती है। हुकूमत ने कई रोज़ से इमरान खान से मुलाकातों पे बाकायदा पाबंदी आयद कर रखी है, जिसके बाद इमरान खान की जेल के अंदर सेहत के हवाले से इंतहाई तशवीशनाक खबरें सामने आ रही हैं, जिनके बारे में अगरचे तस्दीक के साथ अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। मेरे पास एक ख़बर है और वो खैर की है, लेकिन उसकी मैं तफसील में जाना नहीं चाहता। लेकिन आम तौर पे जो ख़बरें आ रही हैं वो आवाम में परेशानी की लहर दौड़ा रही हैं। बताया जा रहा है कि इमरान खान के सेल की बिजली मुनक़ते कर दी गई है, उन्हें जो अलग से खाना दिया जा रहा था जिसके अखराजात भी इमरान खान ख़ुद बर्दाश्त करते थे, ये सहूलत भी ख़त्म कर दी गई है और उन्हें अब आम कैदियों वाला खाना दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पे ये ख़बरें भी गर्दिश कर रही हैं कि ख़ुराक के ज़रिए इमरान खान की स्लो पॉइजनिंग की जा रही है। इमरान खान की बहनें पहले ही खदशात का इज़हार कर चुकी हैं कि ये जो हुक्मरान है ये मिस्र मॉडल के मुताबिक मोहम्मद मुर्सी की तरह इमरान खान से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। फिर मुराद सईद की तरफ से जारी होने वाले बयान की भी इसकी तस्दीक हो गई है। मुराद सईद का कहना यह है कि हुक्मरानों को अंदाज़ा ही नहीं है कि इमरान खान और मोहम्मद मुर्सी में कितना फ़र्क है। अगर किसी ने इमरान खान के साथ ऐसी कोई कोशिश की तो वो इस मुल्क में ना ख़त्म होने वाली आग भड़का देगा। नाज़रीन, बिल्कुल 110% दुरुस्त बयान है मुराद सईद का, और मैं भी इसीलिए कह रहा हूँ कि जो खैर की खबर अंदर से है कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में कोई शख्सियत, कोई पार्टी, कोई तंजीम, कोई इदारा, कोई भी इतनी बड़ी हमाकत करने का सोच तो सकता है, जुर्रत नहीं कर सकता। सब लोग जानते हैं कि अगर इमरान खान का जेल के अंदर बाल भी बीका हो गया तो सिर्फ उसकी नहीं, उसके पूरे खानदान का जीना भी मैं कहता हूं आराम नहीं हो जाएगा। यहां पे इमरान खान के चाहने वाले जो करोड़ों लोग हैं, जो जिनके दिलों में इमरान खान घुस चुका है, वो उनकी लाशें नोच डालेंगे। इसलिए मेरा नहीं ख्याल, किसी तौर भी ख्याल नहीं है कि कोई भी बंदा जो है वो इतनी बड़ी हरकत जो है वो करेगा। कोई साजिश पे अमल पैरा होने से पहले वो अपने अंजाम, अपने पूरे ख़ानदान के अंजाम को सोच लेगा कि क्या होगा। मुल्क का तो जो होगा सो होगा, उसके और उसके ख़ानदान का क्या होगा। नाज़रीन, बहरहाल इमरान खान के हवाले से जितनी भी खबरें हैं वो इसलिए भी ज़ोर पकड़ रही हैं कि इमरान खान के साथ मुलाकातों पर पाबंदी आयद की गई है। ये एक बड़ा वाकई एक मुहिम्मा है, एक ये पुरस्कारियत बढ़ा रही है ये जो इक़दाम है। इस ज़मन में सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी मेरी ज़ाती राय में अली अमीन गंडापुर पे आयद होती है कि वो हुकूमत से बात करके इमरान खान की सेहत के हवाले से तमाम खदशात का सद्जवाब करें और फौरी तौर पर जेल में उनसे मुलाकात करें, एक लम्हा ज़ाया किए बगैर। इमरान खान की सेहत के हवाले से खबरों पर उनकी बहन नौरीन खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपने भाई से मुलाकात की दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें इस्तदा की गई कि उन्हें इंसानी बुनियादों पर एक बहन को अपने भाई से मुलाकात कराई जाए, इजाज़त दी जाए। लेकिन क्या कहूँ मैं चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब आपसे, जिन्होंने ये मुलाकात की दरख्वास्त में मुस्तरद कर दी। एक ऐसी बहन जिसकी दोनों बहनें, भांजा, भाई वो जेल में बंद है,
और उस बहन को अपने भाई से मुलाकात की इजाज़त कौन नहीं दे रहा? एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। खुदा के लिए आमिर फारूक साहब, आप क्या जुल्म कमा रहे हैं? कल कला आपका नाम किस तरह लिखा जाएगा, किन लोगों में लिखा जाएगा? ये जुल्म की नहीं, ये फस्तायत की इंतहा है। यकीन नहीं आता मुझे कि आपने किन बुनियादों पे, कानूनी पेचीदगियां तो मैं नहीं जानता, लेकिन कानून एक तरफ, इंसानियत को देखें कि आपने किन बुनियादों पे ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। और ये दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद फिर मुराद सईद और खालिद खुर्शीद की जानिब से डी चौक मार्च की फिर कॉल दे दी गई है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन से भी एक बड़ी खबर है नाजरीन कि गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन का इजलास था जिसमें स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से भिजवाए गए ख़त पे गौर किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली का ये इलेक्शन कमीशन को दूसरा ख़त है और उनको काम ही कोई नहीं है स्पीकर साहब को, थोड़ा ख़त लिखी जा रहे हैं। मेरा ख्याल फ़ोटो कॉपी करा के रखी हुई है, देते जा रहे हैं, हर रोज़ देते जा रहे हैं। मुतालबा वही किया गया है कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट पास होने के बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो मखसूस नशस्तें दोबारा हुक्मरान जमातों को अलॉट कर दे। कितनी मासूम सी ख्वाहिश है। गुज़िश्ता रोज़ लेकिन जो इलेक्शन कमीशन के इजलास में चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और चारों मेंबर्स शरीक थे, इजलास शुरू होते ही पंजाब से रुकन जो हैं बाबर हसन बरवाना। अच्छा, बाबर हसन बरवाना के बारे में मैं कहता चलूँ कि उनका जो किरदार है वो पिछले 2-3 इजलासों से कुछ कानून पर अमल दरामद या कानून की पासदारी करने वाला नज़र आना शुरू हुआ है। बरवाना साहब ने कहा इजलास में कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट ने जो वजाहत मांगी है वो वजाहत मिलने पर ही मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला किया जाएगा। इसलिए इस फैसले के बाद भी स्पीकर के ख़त को ज़ेर बहस लाने की ज़रूरत नहीं है। अब चाहे स्पीकर रोज़ हमें ख़त लिखें, इसकी कोई हैसियत नहीं है। और बरवाना साहब ने यह भी कहा है कि स्पीकर का ये ख़त इलेक्शन कमीशन को दबाव में लाने की कोशिश है। पहली दफ़ा बरवाना साहब या इलेक्शन कमीशन के अंदर से ऐसी आवाज़ सुनने को मिली है। इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने स्पीकर के ख़त की हमायत करने की कोशिश की तो फिर दूसरे मेंबर्स ने भी बाबर हसन बरवाना का साथ दिया। ये पहली दफ़ा हो रहा है सब कुछ। अब ये पता नहीं किस बात का दबाव महसूस कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। अच्छा, इसके बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी में मखसूस नशिस्तों की तकसीम की एक और कोशिश अल्टीमेटली नाकामी पर मुंतज हुई है, या यूँ कह लें कि इलेक्शन कमीशन में इमरान खान का बयानिया एक बार फिर जीत गया है। मखसूस नशिस्तों के मामले पर आज दोबारा इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ है जिसमें इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान शरीक ही नहीं हुए और आज भी इजलास जो है वो बेनतीजा ख़त्म हो गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बस चले तो वो मेरा ख्याल है कि हर घंटे बाद एक इजलास बुला लें कि किसी तरह स्पीकर की ख्वाहिश या अपनी ख्वाहिश पूरी कर दें। हर चाय के बाद, हर खाने के बाद, नाश्ते के बाद, दोपहर खाने के बाद इजलास, रात के खाने के बाद इजलास, इजलास पे इजलास, इजलास पे इजलास करते चले जाएं। लेकिन उनकी मेरा ख्याल अभी थक चुके हैं इजलास कर करके। अच्छा नाज़रीन, सऊदी वफ्द के दौरे को हुकूमत बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश कर रही है कि जनाब सऊदी वफ्द के आने से पहले ही मतलब ऐसी फ़िज़ा बना दी गई थी कि पाकिस्तान के सब दुख और परेशानियां ख़त्म होने जा रही हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने ऐसा सरमायाकारी वफ्द पाकिस्तान भेज दिया है जिसके आने के बाद पाकिस्तान में सिर्फ सरमायाकारी नहीं होगी बल्कि डॉलरों की बरसात शुरू हो जाएगी। पहले कहा गया कि इस दौरे के दौरान 20 अरब डॉलर से ज़ायद के मुआहदे होंगे। खैर, डॉलर तो नहीं आए। इस सऊदी वफ्द में 20 से ज़्यादा अरब, ऐन से अरब ज़रूर पाकिस्तान आ गए। इस दौरे के दौरान बिज़नेस टू बिज़नेस कुछ मीटिंग्स हुई हैं और ऑब्वियसली होनी थी। अब ये किस लेवल के बिजनेसमैन थे ये मैं उन चूँकि 2 मुल्कों का मामला है मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन मेरे दोस्तों ने अभी कुछ बताया है कि ये किस दर्जे के बिजनेसमैन थे जिनसे ये तवक्को आयद की लगाई जा रही थी कि पता नहीं दूध और शहद की बहरें बहाने आए हैं वो। अच्छा, और इनके बाद अब पाकिस्तान की जो मईशत है उसकी काया पलटने वाली है, लेकिन सोर्सेज हमारे कुछ और बता रहे हैं। अच्छा, आज पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार ने जो हेडलाइन लगाई है वो भी मेरा ख्याल है अवाम को गुमराह करने की कोशिश है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान 2.2 अरब डॉलर के 27 मुआहदे
27 मुआहदे हुए। हालांकि मुआहदों वाली बात सरासर झूठी है। हकीकत यह है कि अभी तक पाकिस्तान में $1 की भी सरमायाकारी नहीं हुई और कोई ठोस मुआहदा नहीं हुआ। 27 MOUs यानी मफाहमती याददाश्तें साइन की गई हैं, लेकिन कोई हतमी मुआहदा या सरमायाकारी की किसी ने किसी तरफ से कोई तस्दीक नहीं की। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि हमारे बार बार हमने इसरार किया कि मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान का दौरा करें। सऊदी हुकूमत ने अपने वज़ीर सरमायाकारी की सरबराही में एक वफ़द पाकिस्तान भेज दिया कि जाओ जाकर पाकिस्तान की कुछ फेस सेविंग करो, और इस वफ़द ने यहाँ आकर पाकिस्तानी मेहमान नवाजी का लुत्फ़ उठाया। जो कुछ पाकिस्तानी दाल दलिया पेश कर सकते थे, वो यहाँ की देसी डिशेज़ उन्होंने पेश की होंगी, अच्छी अच्छी बातें की होंगी, और 27 MOUs पे साइन किए। अब नाजरीन, MOU ऐसे ही होता है जैसे बंदा राह चलते बकर मंडी में राह चलते पूछ ले, खरीदना कुछ ना हो, एम ही पूछ दे कि यार ऐस बकरे का की रेट लाए, एम फिर उसका क्या। MOU ये होता है कि हम इस बात पर इत्तफाक करते हैं कि हम मुस्तकबिल में ये कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि सऊदी वफ़द ने कहा है कि हम पाकिस्तान में $2.2 अरब की सरमायाकारी करने का इरादा तो रखते हैं, लेकिन फ़िलहाल ये मुमकिन नहीं है। बस आप हमें याद कराते रहिएगा कि जब भी गुंजाइश हुई तो हम ये सरमायाकारी करेंगे। इतनी सी बात है। और हमारे हुक्मरान और उनके हामियों ने नाच नाच के अपने पाँव पे छाले डाल लिए। मतलब और कौम को लॉलीपॉप क्या दी जा रही है कि जी सऊदी अरब से इतने पैसे आ गए, वहाँ से इतने पैसे आ गए। हज़रत वाला कौम महंगाई से रिलीफ मांग रही है, आप उनको MOUs के झुंझुने सुनवा रहे हैं। मतलब आप सोचें तो सही, कौम क्या मांग रही है, आप उनको क्या दे रहे हैं। मतलब शेख साहब के मुलाजिम ने कहा, शेख साहब मेरा महीना बढ़ा दें। शेख साहब ने कहा ठीक है, अगले महीने से तुम्हारा महीना 35 दिनों का होगा। ये वो काम कर रहे हैं। और खुदा दा ना लो यार, और लोगों को खुदा के लिए थोड़ा बहुत रिलीफ दे दे। बेवकूफ़ बनाने वाला काम छोड़ दे। लोग अब सोशल मीडिया की बेदारी के बाद बेवकूफ़ बनने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा नाज़रीन, आखिर में आपसे एक दिलचस्प खबर शेयर करता चलूँ। डैम फंड कायम करने पे साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब पे ज़बरदस्त तनकीद की जाती रही है, उनके होते हुए भी और उनके जाने के बाद भी। कभी कहा गया कि चीफ जस्टिस का क्या काम है कि वो डैम के लिए फ़ंड कायम करता फिरे। कभी कहा गया कि डैम फंड के लिए जमा होने वाली रकम कहाँ गई। कभी कहा गया कि जनाब चीफ जस्टिस साकिब निसार के जो डैम फंड है वो ख़ुद खा गए हैं, बड़े पैमाने पर रकम में खुर्द-बुर्द हो गई है, और इस सारे मामले में साकिब निसार साहब मुलव्वस हैं। तो मौजूदा जो चीफ जस्टिस काजी साहब हैं, ये भी चूँकि साकिब निसार साहब के नाकदीन में शामिल रहे हैं और हैं, इसलिए उन्होंने डैम फंड से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली है। और ये रिपोर्ट जब सामने आई है तो खासी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। मतलब ख़ुद काजी साहब भी अदालत में उसके बाद आए बाएँ शाएँ करते रहे। एडिशनल ऑडिटर ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट डैम फंड की रकम अपने पास नहीं रख सकती। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के तहत वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस ने डैम फंड अकाउंट खोला था और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इस अकाउंट की देखभाल करते थे। तहकीकात से इल्म हुआ है कि डैम फंड और मार्कअप में कोई बेकायदगी नहीं हुई। लीगल एडवाइज़र स्टेट बैंक ने अदालत को बताया कि डैम फंड में इस वक्त टोटल 23 अरब रुपए से ज़्यादा रकम मौजूद है, और फंड में आने वाली रकम जो 11 अरब है उस पर मार्कअप अब 12 अरब से ज़्यादा जमा हो चुका है। यानी डैम फंड में 11 अरब जमा हुए थे, 12 अरब उस पर मार्कअप जमा हो गया, तो ये रकम बढ़ गई हुई है, जिसके बारे में बताया गया था कि वो चुप करके रात की तारीकी में चीफ जस्टिस, उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब ने, साकिब निसार ने निकाल ली थी। आज शर्मिंदगी तो हुई होगी वो ये सारा ही इल्ज़ाम तराशी करने वालों को। और ये भी बताया गया कि इस डैम में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने अपनी जेब से 10 लाख रुपए का अतिया दिया था। कुछ ऐसा ही मामला नाजरीन 190 मिलियन पाउंड केस का है, जिसमें इमरान खान और उनकी अहलिया पर फंड्स में खुर्द-बुर्द और किकबैक्स लेने का इल्ज़ाम है।
हालांकि हकीकत ये है कि बैरून मुल्क से आने वाले 190 मिलियन पाउंड की रकम में भी मार्कअप के बाद अब 2 अरब रुपए का इजाफा हो चुका है, और इस केस में भी इमरान खान जो है वो नाहक जेल काट रहे हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही आज की आखिरी बात, ज़िंदगी जुल्म सही जब्र सही गम ही सही, ज़िंदगी जुल्म सही जब्र सही गम ही सही, दिल की फरियाद सही रूह का मातम ही सही, हमने हर हाल में जीने की कसम खाई हुई है, हमने हर हाल में जीने की कसम खाई हुई है, अब यही हाल मुकद्दर हो तो शिकवा क्यों हो, अब यही हाल मुकद्दर हो तो शिकवा क्यों हो, हम सलीके से निभा देंगे जो दिन बाकी हैं, हम सलीके से निभा देंगे जो दिन बाकी हैं, चाह रुस्वा ना हुई आह भी रुस्वा क्यों हो, चाह रुस्वा ना हुई आह भी रुस्वा क्यों हो। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।